ये देखो पहले पीरियोडिक टेबल के बारे में। In this unit, we will study the historical developments of the periodic table. कि भाई जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल क्या है? एलिमेंट जो हमें मिलते हैं उनको एक वे में क्लासिफाई किया गया है। तो बट हिस्टोरिकली कैसे कैसे टेबल्स दी गई या कैसे क्लासिफाई किए गए, और फाइनली जो आज पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड लॉन्ग फॉर्म ऑफ द periodic table. And the modern periodic law, we will also learn how the periodic classification follows as a logical consequence of the electronic configuration. हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा। तो अब हम ये देखेंगे कि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से पीरियोडिक टेबल उससे रिलेटेड है। Finally, we will examine some of the periodic traits in the physical and chemical properties. जैसे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, एक तो साइज, या रेडियस। तो जब कोई प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे तो मेनली उसमें जो उसके एस्पेक्ट होंगे वो क्या होंगे? एक तो प्रॉपर्टी क्या है, फिर एक पीरियोडिक टेबल में हम देखेंगे कि उसमें क्या होता है। जो पीरियोडिक टेबल है वो आपका पीरियड्स एंड ग्रुप्स में डिवाइडेड होती है। तो एक जो अगला एस्पेक्ट आता है कि कोई प्रॉपर्टी का जनरल ट्रेंड क्या होता है। एक पीरियोडिक टेबल में अक्रॉस द पीरियड, अगर हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी कैसे बदलेगी इन जनरल। डाउन द ग्रुप आ रहे हैं टॉप से बॉटम, तो इन जनरल कैसे चेंज होगा। अच्छा, इस चैप्टर में अभी हमारा ज़्यादातर कंसेप्ट एस और पी ब्लॉक एलिमेंट को लेके है। डी एंड एफ ब्लॉक की प्रॉपर्टी जब अलग से क्लास 12 में आता है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, तो वहाँ पे ज़्यादा था। तो साइज, रेडियस प्रॉपर्टी क्या है कोई, और उसके बाद उसका अक्रॉस द पीरियड, डाउन द ग्रुप क्या जनरल ट्रेंड है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि उनमें कोई एक्सेप्शंस अगर हैं तो उसके बारे में। तो उससे साइज के बारे में पढ़ेंगे हम। एक चीज पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, उसके प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रेंड क्या होता है, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस। देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइड्रेशन एनर्जी। जो प्रॉपर्टीज हमें देखनी है। लैटिस एनर्जी, एसिडिक ऑब्लिक बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स। इवन मेटल में भी हम इस बारे में देखेंगे, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये सब प्रॉपर्टीज के बारे में इन जनरल ट्रेंड। फिर कुछ प्रॉपर्टीज में कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन मिलते हैं जिसमें जब ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अब पहला बात आता है कि हमको एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की जरूरत है। बिना क्लासिफिकेशन की क्या दिक्कत केमिस्ट फॉलो को होती है। तो वी नो बाय नाउ दैट द एलिमेंट्स आर बेसिक यूनिट्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मैटर। ये बात हम जानते हैं कि मैटर जो है वो कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। In 1800 only 31 elements were known. 1800 में हमारे पास केवल 31 एलिमेंट्स के बारे में जानकारी थी।
क्योंकि काफ़ी कम नंबर थे। 1865 पहुँचते पहुँचते ये नंबर अराउंड 63 या मोर देन दैट हो गए। एंड एट प्रेजेंट 114 एलिमेंट्स, इनफैक्ट कह सकते हो 180 है। सब डिस्कवर जो जितना periodic टेबल अभी तक बनाया गया है उसमें जो फिट करने के लिए एलिमेंट्स चाहिए वो मिल चुके हैं। हाँ, उसमें ये अलग बात है कि कुछ की जो हाई एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स हैं उनकी एग्जिस्टेंस बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए है, काफ़ी अनस्टेबल है, सबके सब रेडियो एक्टिव है, बट स्टिल उनकी कह सकते हो कि डिस्कवरी हो चुकी है। तो अब अगर हम जाएँ तो जैसे शुरुआत में तो ठीक है 1800 में केवल 31 एलिमेंट्स थे, तो एलिमेंट को अलग अलग स्टडी करके भी काम चल जाता था। पर फिर देखा गया कि इनिशियल स्टेजेस में इस समय पे हर 1-2 साल में कोई नया एलिमेंट डिस्कवर हो ही जाता था। तो एक तो जैसे जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ने लगे तो केमिस्ट ने फील किया कि क्या कोई हम इनको स्टडी करने के लिए क्या इनमें क्लासीफाई कर सकते हैं, या कहने का मतलब है कि क्या इनकी कुछ ग्रुपिंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा कर सकते हैं तो उसके 2 बेनिफिट हैं। तो और जो अवेलेबल एलिमेंट्स हैं वो ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, एंड दूसरी बात ये है कि अगर हम उनमें से कोई उनके ऑर्गेनाइजेशन का कोई तरीका फाइंड कर सकें कि किसी वे में वो रिलेटेड है, तो इट विल हेल्प इन प्रेडिक्शन ऑफ द एलिमेंट्स येट टू डिस्कवर। उनके बारे में भी हल्का सा आइडिया लग सकता है कि शायद ये एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो यहाँ पे मिसिंग लिंक है। क्योंकि अगर हमें एक बार ये पता चल जाए ट्रेंड कैसा है तो उस समय, क्योंकि जब एलिमेंट्स नए नए डिस्कवर होने लगे उस समय पे, तो ये लगा कि भाई अभी तो बहुत से और भी एलिमेंट हो सकते हैं, तो क्या इनमें अगर कोई ट्रेंड पता चल जाए तो इट विल हेल्पफुल फॉर कि प्रेडिक्शंस के लिए भी हेल्पफुल हो। तो इन सबको चीज़ों को ध्यान में रखते हुए केमिस्ट ने कह सकते हो कि दे ट्राई टू क्लासीफाई, दे ट्राई टू फाइंड सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप अमंग द एलिमेंट्स अवेलेबल एट दैट टाइम। तो उसमें टू ईज आउट दिस प्रॉब्लम साइंटिस्ट सर्च फॉर अ सिस्टमैटिक way to organize their knowledge by classifying the elements. Not only that, it would rationalize known chemical fact about elements, but even predict new ones for the undertaking further study. Genesis of periodic classification. Classification of elements into groups and development of periodic law and periodic table are the consequences of systematizing the knowledge gained by number of scientists through their observations and experiments. सबसे पहला जो ऐसा अटेम्प्ट किया गया कुछ क्लासिफिकेशन का, that was done by German chemist Johann Dobereiner in early 1800s. He was the first to consider the idea of traits among properties of elements. By 1829, he noted a similarity among the physical and chemical properties of several group of 3 elements. मतलब उस समय तो एलिमेंट्स भी कम ही अवेलेबल थे, तो उसने देखा कि कुछ ग्रुप्स बनाए 3-3 एलिमेंट के, और देखा कि उनमें एक ट्रेंड है। अच्छा, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट जानने की है कि जो एटॉमिक नंबर है इट इज़ अ लेटर डिस्कवरी। इस समय तक केमिस्ट को स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो जो एटॉमिक नंबर है उसकी डिस्कवरी आप कह सकते हो इट इज़ इन द 20th सेंचुरी, अर्ली पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी। तो होल 19th सेंचुरी में एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं था। हाँ, एलिमेंट्स के मासेस को मेजर करने के लिए कुछ टेक्निक्स जरूर अवेलेबल थी। तो एलिमेंट जो केमिस्ट थे उनके पास शुरुआत में एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट तो था, but they knew nothing about atomic number in major part of that. या in जो आपका 19th सेंचुरी था उसमें एटॉमिक नंबर नहीं मालूम, क्योंकि एटॉमिक नंबर कब मालूम चला जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम की डिस्कवरी हुई, फिर पता चला भाई प्रोटॉन नंबर है, उसके बाद उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया, वो सब चीज़ें। तो दैट वाज द लेटर डिस्कवरी। तो जितने भी शुरुआत के क्लासिफिकेशन हैं, शुरुआत के जितने भी अटेम्प्ट्स हैं, they are based on atomic masses.
मतलब केमिस्ट को यही लगता था कि यही सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, या उन्हें वही मालूम था। तो जो भी एनालिसिस भी किया गया शुरुआत के क्लासिफिकेशंस या जो भी तरीके थे, सबका बेसिस एटॉमिक मास ही था। तो डोबर एनर ने क्या ऑब्जर्व किया, उसने कुछ ट्रायड्स देखे, 3-3 एलिमेंट के ग्रुप्स, जिसमें उसने ये ऑब्जर्व किया कि अगर सपोज कोई एलिमेंट एक्स वाई जेड अगर एक ट्रायड है, जिसे डोबर ने एक ट्रायड के फॉर्म में डिफाइन किया, तो उसमें उन्होंने बहुत सी प्रॉपर्टीज, डेंसिटी कह लो या कुछ उस समय आयनिश एनर्जी और जो भी प्रॉपर्टीज उनकी सॉफ्टनेस, तो देखा गया कि इस एलिमेंट में ये इसको पहले तो इंक्रीज किया गया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में। अगर इनको देखा जाए तो एक तो ये है कि इसका जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास ऑफ वाई वॉज समवेयर एवरेज ऑफ, ये तो सबसे पहले फंडामेंटल प्रॉपर्टी डिफाइन कि वो जो ट्रायड है उसका एटॉमिक मास मिडिल एलिमेंट का इन दोनों के एटॉमिक मासेस का ऑलमोस्ट एवरेज के आसपास है। और ये वाली बात केवल एटॉमिक मास के लिए नहीं, बाकी जैसे जो अदर प्रॉपर्टीज है, मान लो डेंसिटी है या सॉफ्टनेस या हार्डनेस की बात करें, और भी कुछ प्रॉपर्टीज देखी है, तो देखा गया कि जैसे इसकी डेंसिटी मालूम है, इसकी डेंसिटी मालूम है और तीनों की डेंसिटी मालूम, देखा गया इसकी डेंसिटी इन दोनों का ऑलमोस्ट एवरेज है। अगर ये मेटल बहुत, ये सपोज ये मेटल सॉफ्ट है, ये उससे हार्ड है, ये उससे भी हार्ड है, यानी हार्डनेस की बात किया तो इन दोनों के एवरेज जो है वो इसकी हार्ड, मतलब कुछ चीज़ें न्यूमेरिकली डिफाइन कर सकते थे, कुछ चीज़ें क्वालिटेटिव वे में देखा कि भाई सॉफ्टनेस, अगर मान लो एटॉमिक मास बढ़ रहा है तो सॉफ्टनेस डिक्रीज हो रही है, हार्डनेस इंक्रीज हो रही है, पर ये सबसे हार्डेस्ट है, ये सॉफ्ट है, ये इन बिटवीन है। तो सब प्रॉपर्टीज़ में ये चीज़ देखा गया उन ट्रायड में जो उसने उस समय डिफाइन किए कि ये वाला ट्रेंड ऑलमोस्ट हर प्रॉपर्टी में और एज वेल एज एटॉमिक मासेस में ऑब्जर्व किया, तो उसको डोबर एनर ट्रायड्स भी बोलते हैं। इन ईच केस he noticed that the middle element of each of the triad had an atomic weight about halfway between the atomic weights of the other two. Also the properties of middle element were in between those of the other. जो डोबर एनर ने जिन ट्रायड के बेसिस पे अपनी थ्योरी या स्टडी की थी, वो ट्रायड कौन से थे? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। आप ये भी ऑब्जर्व करिए कि ये जो एलिमेंट्स थे, ये दीज वर द फ्यू ऑफ दोज एलिमेंट जो कि सबसे पहले डिस्कवर हुए। लॉजिकल बात नहीं है क्योंकि ये इन एलिमेंट से हमारा क्या होता है, डे टू डे बेसिस पे हम ज़्यादा इन एलिमेंट्स को मीट करते हैं, तो जो सबसे आसपास थे एलिमेंट डिस्कवर भी पहले वही। तो एक ट्रायड ये था, अगर इसमें देखो तो क्या होगा, 39 + 7/2 23। यहाँ पे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम 40 + 137, तो ये कितना हो गया, 177 हो गया। 88.5 होना चाहिए एवरेज, 88 इसका होता है, तो ये भी ऑलमोस्ट वो चीज़। सिमिलरली क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये दोनों का सम का हाफ नियरली ये आएगा। तो ये तो 3 वो ट्रायड्स हैं जो कि जिसके बेसिस पे डोबर एनर ने अपनी पूरी स्टडी बेस की थी। तो आप कह सकते हैं कि ये जो 3 ट्रायड हैं, दे रिलीजियसली फॉलो दिस, कि जो मिडिल एलिमेंट है वो एवरेज, उसकी प्रॉपर्टी बाकी दोनों का एवरेज है। तो कभी का इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ सकता है? आपको ये जानना चाहिए कि एटलीस्ट ये 3 ट्रायड जो है ये डोबर एनर ने दिए थे, मतलब बाकी में तो धीरे धीरे उसका थ्योरी फेल होना शुरू हुआ था, तो उसके बाद उसको मतलब डिस्कार्ड करना पड़ा। लेकिन ये 3 ट्रायड कैसे थे, जिसके बेसिस पे या जिसके भरोसे तो उसने अपनी थ्योरी देना शुरू की थी, तो ये बहुत क्लोजली इस रिलेशनशिप को फॉलो करते हैं। तो कई का क्वेश्चन कैसे आ सकता है, मान लो कि कोई एक प्रॉपर्टी दे दी, तो उसकी उनमें 2 की वैल्यू दे दी
और तीसरे की पूछ लिया जाए, तो वहाँ पे ये नहीं सोचना है कि अरे वैल्यू तीसरे की याद कैसे होगी। इफ़ इट इज दैट 3 एलिमेंट्स आर द डबल ट्रायल, तो यू कैन यूज दिस प्रॉपर्टी कि जो सेकेंड एलिमेंट है उसका प्रॉपर वैल्यू बाकी दोनों का ऑलमोस्ट एवरेज के। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, ये तो ठीक है भाई 3 ट्रायड ऐसे दे दिए, लेकिन since double relationship referred to as the law of triad seem to work only for few elements, it was dismissed as coincidence। भाई कुछ प्रॉब्लम्स क्या हुई, देखा गया कि जैसे अगर लिथियम सोडियम पोटेशियम ये ट्रायड है, भाई अल्टीमेटली अगर आप ये कह रहे हो कि सब एलिमेंट 3-3 के ग्रुप में मिलते हैं तो इट शुड बी एन एक्सक्लूसिवनेस, यानी अगर एक एलिमेंट एक ट्रायड का पार्ट हो गया तो इट शुड नॉट बी पार्ट ऑफ एनी अदर ट्रायड। क्योंकि आप तो पूरा का पूरा यही बोलोगे भाई नेचर में एलिमेंट 3-3 के ट्रिपलेट्स में मिल रहे हैं, लेकिन देखा गया कि लिथियम सोडियम पोटेशियम एक ट्रायड है और कुछ और एलिमेंट देखेगा जैसे कि सपोज XYZ एक ट्रायड है, तो देखा गया कि ZW और TB एलिमेंट है जिसमें ZWT को ट्रायड बना सकता है, यानी Z तो क्या होगा, 2 ट्रायड को मीट कर गया, 2 ट्रायड का पार्ट हो गया। तो धीरे धीरे जब ये नंबर बढ़ते गए, ऐसा देखा गया कि नहीं यार ये वाला तो इसका भी पार्ट है इसका भी पार्ट है, तो देन लगा कि ये जस्ट ये मतलब ये चीज़ ज़्यादा आगे नहीं जा सकती, क्योंकि वो एक्सक्लूसिवनेस ही नहीं रही, तो फिर मतलब भी क्या रहा, फिर जब यानी वो 3 के ग्रुप ही नहीं है, यानी उस ग्रुप में और भी कुछ अलग चीज़ है, ज़्यादा बड़े ग्रुप हैं या कुछ है या यही नहीं है सब कुछ, तो इसलिए उसको मतलब ज़्यादा एक्सटेंड नहीं किया गया। हालांकि हमारे लिए केवल एक तो लॉ ऑफ ट्रायड क्या होता है, उनमें एटॉमिक मास का रिलेशनशिप क्या होता है, कंफ्यूजन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी तो से कोई खास मतलब ही नहीं है। और क्योंकि ये 3 इंपॉर्टेंट ट्रायड हैं जो कि जिस पे डोबर ने अपनी स्टडी की थी पूरी, तो ये सब प्रॉपर्टीज़ के बारे में ये जो बोल सकते हैं कि ये 3 एलिमेंट, ये 3 और ये 3 इस प्रॉपर्टी को बहुत रिलीजियसली फॉलो करते हैं। तो कभी अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें वो 3 एलिमेंट डोबर है ट्रायड के वन ऑफ द डोबर ट्रायड है, तो आप ये वाली लगा सकते हो प्रॉपर्टी की 2 की प्रॉपर्टी मालूम है, तो तीसरे की प्रॉपर्टीज एवरेज वाली जो वैल्यू उससे निकाली जा सकती है। जैसे मान लो 2 की डेंसिटी दे दी आपको, मान लो लिथियम का डेंसिटी दिया हुआ है ρ1, सोडियम में ρ2 दिया, पूछे भाई पोटेशियम की डेंसिटी क्या है, तो लेट्स से ρ3 ये निकालना है, तो क्या हो गया ρ2 शुड बी इक्वल टू, समझे, इस तरीके से। या कोई और भी प्रॉपर्टी हो सकती है, क्योंकि ये ट्रायड जो है वो बहुत ही इस प्रॉपर्टी को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करते हैं। देन नेक्स्ट वन, the next reported attempt to classify element was made by a French geologist A.E.V. de Cancois in 1862. He arranged the then known elements in order of increasing atomic weights and made a cylindrical table of elements to display the periodic recurrence of properties. This also did not attract much attention. तो जनरली इसके बारे में भी बात ही नहीं करते, बुक में लिखा है इसलिए डोमिनेट टाइप का ग्रुप का पूछा जाता है। द इंग्लिश केमिस्ट न्यूलैंड इन 1865 propounded the law of octaves। यहाँ से एक्चुअली कह सकते हैं कहीं ना कहीं आइडिया ऑफ पीरियोडिसिटी जो रिकरेंस, ये पहली टाइम कह सकते हो कि बॉर्न। He arranged the elements in increasing order of their atomic weights and noted that every 8th element had properties similar to the first element। मतलब उसने बहुत कुछ ऐसा, इसलिए लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इसलिए बोला। उसने बोला कि जिस तरह से म्यूजिक में ऑक्टेव होता है 7 सुर के बाद 8वां सुर वापस मैच करता है, ऐसे ही इसीलिए से लॉ ऑफ ऑक्टेव भी बोला। तो मतलब बोला कि भाई एलिमेंट्स में भी
उसी तरीके का चीज़, वो भी इसी लॉ को फॉलो करता है। तो अप टू एटॉमिक नंबर 20 तो ये बात नहीं, लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट्स के नंबर बढ़ते गए तो देखा गया कि ये जो डिफरेंस ऑफ 7 है कि हर 8th एलिमेंट, मतलब फर्स्ट एलिमेंट उस सीरीज का पहला एलिमेंट 8 से रिजेंबल कर रहा है, 8th वाला 15 से रिजेंबल कर रहा है, मतलब डिफरेंस ऑफ 7 है। तो अप टू 20 एटॉमिक नंबर, मतलब उससे एटॉमिक नंबर नहीं था, कैसे तो अप टू कैसे 40 एटॉमिक मास कैल्शियम था, तो ये बात नहीं। लेकिन उसके बाद देखा गया जैसे जैसे एलिमेंट मिलते गए ये जो डिफरेंस लेंथ है बढ़ने लगी। आज हम समझ सकते हैं क्यों बढ़ने लगी, उसमें फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स बीच में आ गए अप टू 20 तक, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट ही क्या होता है 3D सीरीज। 3D सीरीज होगा तो पहले 4s भरेगा फिर 3D भरेगा, तो 20 एटॉमिक नंबर तो हमें पढ़ा भी है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। उसके बाद डी की बात आती है, फिर डी का फिर 4 आपका वो भरता है 4p भरता है, तो फिर वो लेंथ बढ़ जाती है रेदर देन 7 का डिफरेंस है। तो he arranged the elements in increasing order of the atomic weights and noted that every 8th element had properties similar to the first element. The relationship was just like every 8th note that resembles the first in octave of music. Newland's law of octave seemed to be true only for elements up to calcium. Although his idea was not widely accepted at that time, he for his work was later awarded heavy metal in 1887. तो ये एलिमेंट्स हैं लिथियम, पर जो उस समय अवेलेबल थे। इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी काफ़ी लेटर, रीज़न इज वेरी ऑब्वियस कि इनर्ट एलिमेंट क्या थे, बहुतों से रिएक्ट नहीं करते, तो नेचर में आपको उतने ज़्यादा मात्रा में मिलते भी नहीं, तो इनर्ट है, कहीं है तो है, पर मतलब ऐसा नहीं कि हर कंपाउंड के अंदर मिल रहे हैं। आपके डे टू डे लाइफ में जो कंपाउंड उसमें हीलियम नियोन आर्गन पेट्रोन नहीं मिल रहा है, तो इसलिए इनकी डिस्कवरी भी बहुत लेटर पार्ट। तो लिथियम, जैसे जो न्यूलैंड ऑक्टेव था, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ये सब एलिमेंट बहुत आसपास मिलते हैं। तो ये एलिमेंट्स उन एलिमेंट्स में थे जो कि बहुत पहले, रिलेटिवली पहले जिनकी डिस्कवरी हुई, जिन 31 एलिमेंट्स को हम बोलते हैं कि 1800 में भी थे, तो यही सब एलिमेंट्स थे। तो जैसे देखो लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ है उस समय इनर्ट गैस। जैसे इसके बाद अभी एक्टिव प्रोटॉन नियोन आता है, उस समय नियोन मालूम ही नहीं था। देन अगला एलिमेंट जो कि अवेलेबल था उस समय केमिस्ट के पास, दैट वाज सोडियम। सोडियम, लेकिन सोडियम रिजेंबल अ लॉट इन प्रॉपर्टीज विद लिथियम, तो उन्होंने उसको इसके नीचे रख दिया। फिर मैग्नीशियम रिजेंबल विद बेरिलियम, तो उस समय ये एलिमेंट्स अवेलेबल थे, और जब उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में 7 है 9 है 11 है 12 है 14 16 19, सोडियम का 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज जब किया गया तो देखा गया कि ये वाला एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट रिजेंबल विद 8th एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट रिजेंबलिंग विद 9th एलिमेंट, थर्ड रिजेंबलिंग विद 10th एलिमेंट, तो इस तरीके से। और फिर ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7, फिर 14, फिर 15 आ गया, ये इससे रिजेंबल कर रहा है, फर्स्ट 8 15, सेकंड 10th, और आपका ये हो गया 17, क्योंकि ये 15 ये 16, तो ये हो गया सेकंड एलिमेंट, ये 9th एलिमेंट हुआ उसका, और ये 16 हो गया, 7 का डिफरेंस। लेकिन इसके बाद ये वाली बात नहीं चली, इसके बाद अगले एलिमेंट मिले, मतलब इसके बाद मान लो कि उम्मीद क्या थी कि अगला यहाँ जो एलिमेंट मिले अरेंज करते समय, यहाँ पे भी उसके बाद इतने ही 1 2 3 4 5 एलिमेंट के बाद या 6वें के बाद 7वां एलिमेंट जो मिले सीरीज में वो इसको रिजेंबल करता है। लेकिन तब देखा गया
कि ये जो लेंथ है बीच वाली वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। आप ये साथ वाला डिफरेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हो जैसे जैसे एलिमेंट्स को फर्दर अरेंज करते जा रहे हो। तो ये भी मैंने देखा कि ये वाला चीज़ वर्क नहीं कर रहा है। हाँ, इससे ये जो एक आइडिया लगा दिमाग में केमिस्ट के समय जो थे काम कर रहे थे कि कहीं ना कहीं ये जो पीरियडिकनेस का कॉन्सेप्ट है ये प्रॉपर्टी वापस रिपीट करती है, ये शायद कहीं ना कहीं इसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट शुड बी मतलब कह सकते हो कि ये इस तरीके से नहीं है। तो देन उसके बाद आता है मेन काम, the periodic law as we know it today owes its development to the Russian chemist Dmitry Mendeleev 1834 से 1907 and the German chemist Lothar Meyer। एक्चुअली दोनों ने इंडिपेंडेंटली काम किया, काम भी एक ही तरीके का था ऑलमोस्ट, लेकिन कह सकते हैं कि एक तो मेंडलीव का वर्क पब्लिश पहले हो तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल गई, पहले पब्लिश कर दिया, एंड थोड़ा सा कह सकते हो कि समझने में रिलेटिवली आसान टेबल फॉर्म में था। लोथर मेयर का जो वो था ग्राफ के फॉर्म में था, ग्राफ तो आज भी डिफिकल्ट होता है लोगों समझ, ये टेबुलर फॉर्म में था। और प्लस सबसे पहले पब्लिश कर दिया था क्या, वर्किंग इंडिपेंडेंटली बोथ केमिस्ट in 1869 proposed that on arranging elements in the increasing order of their atomic weights, similarities appear in physical and chemical properties at regular intervals. Lothar Meyer plotted the physical properties such as atomic volume, melting point and boiling point against atomic weight. Lothar Meyer ने क्या किया, कुछ प्रॉपर्टीज को ही सीधा ग्राफ के फॉर्म में भी देखेंगे भी हम कि एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास का ग्राफ का नेचर कुछ देखा, उस पर क्वेश्चन ऑल्दो इतना बुक में नहीं दिया है तो आता भी नहीं है, पर थोड़ा सा देख लेंगे। लोथर मेयर का जो वर्क था, ही ऑब्जर्व द चेंज इन लेंथ ऑफ दैट रिपीटिंग पैटर्न। बाय 1868 लोथर मेयर हैड डेवलप्ड अ टेबल ऑफ एलिमेंट्स दैट क्लोजली रिजेंबल्स द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हाउएवर हिज वर्क वाज नॉट published until after the work of Dmitry Mendeleev, the scientist who is generally credited with the development of modern periodic table। अब पहले लोग इस मेंडलीव के लॉ को पढ़ते जा सकते, फिर वापस लोथर मेयर पिक करते हैं। While Doble initiated the study of periodic relationship, it was Mendeleev who was responsible for पब्लिशिंग द पीरियोडिक लॉ फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जो मेंडलीव का लॉ था वो क्या था, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, जो बिल्कुल सबसे लेटेस्ट के लिए एटॉमिक नंबर्स है, लेकिन कोई पूछे मेंडलीव ने जो दिया था लॉ वो क्या है, उसमें एटॉमिक वेट्स है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। Mendeleev arranged elements in horizontal rows and vertical columns of a table in order of their increasing atomic weights in such a way that the elements with similar properties occupied the same vertical column। जो same vertical column है ये आपने पढ़ा भी होगा लास्ट टाइम में, उसको ग्रुप कहते हैं, और जो horizontal rows होती हैं उनको सीरीज या पीरियड्स। Mendeleev's system of classifying element was more elaborate than that of Lothar Meyer। अच्छा, अब जो काम तो एक ही जैसे थे, लेकिन मेंडलीव ने जो ये कि भाई एक ग्रुप में जो एलिमेंट आने चाहिए, एक वर्टिकल कॉलम में जो एलिमेंट्स आने चाहिए उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होनी चाहिए। उसने मेन बेसिस एटॉमिक मासेस रखा, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसी सिचुएशन आई जहाँ पे एटॉमिक मास के बेसिस पे ऐसा लगा कि यहाँ पे एक्स एलिमेंट होना चाहिए और यहाँ वाई होना चाहिए। कुछ एग्जांपल से ही बताऊंगा जो पूछ लेते हैं, लेकिन देखा गया कि नहीं, यहाँ जो उससे पहले जो ए और बी एलिमेंट है, ए से ज़्यादा रिजेंबल वाई करता है और बी से ज़्यादा बी
ज़्यादा से ज़्यादा एक्स करता है। ऑल द एटॉमिक मासेस इनके ये सजेस्ट करते हैं कि वाई को बाद में आना चाहिए। तो उसने कहीं कहीं उस जो अपना ही लॉ था उसको खुद भी एक डिसओबे कर दिया। सोचा कि ठीक है एटॉमिक मासेस हम बेसिस ले रहे हैं, बट मे बी हमारी टेक्निक जो है इतनी सोफिस्टिकेटेड नहीं है, कुछ कारण है। लेकिन क्योंकि उसने जो कंपाउंड एलिमेंट थे उनके ऑक्साइड बनाए, ऑक्साइड के फॉर्मूलाज देखे, तो देखे जिन ऑक्साइड के एम्पिरिकल फॉर्मूला एक जैसे हैं, यानी उनका नेचर एक जैसा है, तो एक ग्रुप में होने चाहिए। तो उसने बाकी प्रॉपर्टीज़ को भी बहुत इंपॉर्टेंस दी। तो कहीं कहीं पे खुद ही उसने अपना जो दिया हुआ लॉ है उससे खुद ही वो डिविएट भी की, बोला कि नहीं मोर इम्पॉर्टेंट थिंग है प्रॉपर्टीज़ में सिमिलरनेस होना। मे बी जो हम एटॉमिक मासेस मेजर कर रहे हैं उसमें कुछ कुछ कमियां हैं या कोई और कारण, लेकिन ग्रुपिंग इस तरह से। जैसे उसके कुछ एग्जांपल कौन से हैं, कई आप पूछ सकते हैं, ये पूछ देते हैं। तो एक देखो ये तो एक है कोबाल्ट निकल। कोबाल्ट और निकल में कोबाल्ट का एटॉमिक मास है 58.933 और निकल का है 58.693। इसका एटॉमिक मास ज़्यादा है। लेकिन पीरियड टेबल में उसने जब पीरियड में रखा अरेंज करते हुए कोबाल्ट को पहले रखा, निकल को बाद में रखा। आप पढ़ोगे भी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, उसके बाद निकल, कॉपर चिपकाते हैं। जब हमने एटॉमिक नंबर बेसिस लिया तो ये वाले प्रॉब्लम्स रेक्टिफाई हो गए। एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का ही कम होता है, निकल का ही ज़्यादा होता है। लेकिन एटॉमिक मासेज में कोबाल्ट ज़्यादा होता है, निकल कम होता है, पर फिर भी उसने कोबाल्ट को पहले रखा, निकल को बाद में रखा। सेम इज द केस विद आर्गन एंड पोटेशियम। आर्गन का एटॉमिक मास है 39.94, इसका 39.09, लेकिन आर्गन को पहले प्लेस किया गया और फिर पोटेशियम। और एक टेलुरियम है, आयोडीन। टेलुरियम का एटॉमिक मास है 127.6, आयोडीन का 126.9। तो टेलुरियम देखने में लगता है कि बाद में होना चाहिए, लेकिन उसने क्योंकि टेलुरियम जो था वो ऑक्सेन फैमिली जो है उस सल्फर, ऑक्सेन सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, तो उनसे ज़्यादा मैच करा था प्रॉपर्टीज में रेदर देन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन से। मतलब अगर वो एटॉमिक मास के हिसाब से रखता तो टेलुरियम को उसे रखना चाहिए था हेलोजन फैमिली में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के नीचे, और आयोडीन को रखना चाहिए था ऑक्सेन फैमिली में एज पर एटॉमिक मास। बट property wise iodine resemble more with the halogen family and tellurium more with oxygen family। तो उसने खुद ही अपने उस ट्रेंड को तोड़ के चीज़ें रखी। तो एक तो ये बात थी, 3 एग्जाम्पल। और ये सबसे इम्पोर्टेंट उसने क्या की, फिर उस समय भी सब एलिमेंट तो प्रेजेंट थे नहीं, अवेलेबल नहीं थे, स्टिल एलिमेंट डिस्कवर हो रहे थे। तो कहीं कहीं भी उसे अरेंज करते समय जितने भी अवेलेबल एलिमेंट में किसी प्लेसेस पे कुछ भी एलिमेंट फिट नहीं, तो उसने वहाँ पे ब्लैंक स्पेस छोड़ा। उसने ये प्रेडिक्ट किया कि ये वाला जो एलिमेंट है, जैसे एक था एलिमेंट एल्यूमिनियम के नीचे, एल्यूमिनियम था अवेलेबल था उस समय, और अरेंज करते समय जब हम इस तरह से अरेंज करते हुए आए तो इस वाले ग्रुप में यहाँ पे एक एलिमेंट आना चाहिए, पर जो भी एलिमेंट अवेलेबल थे दे वर रिजेंबलिंग विद दिस ग्रुप, द अदर इज रिजेंबलिंग विद दिस ग्रुप। इसके कोई रिजेंबल ही नहीं कर रहा, कोई एलिमेंट भी उस समय अवेलेबल नहीं है। तो उसने प्रिडिक्ट किया कि अभी ये वाला एलिमेंट हमको मिला नहीं है, तो उसको उसने बोला एका एल्यूमिनियम, और ये बोला कि अगर इस उसने कुछ प्रेडिक्शंस किए कि जो अगर एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास समवेयर ये होना चाहिए, बाकी प्रॉपर्टीज भी कुछ कुछ बताई, उनके ऑक्साइड का फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए, एटॉमिक मास होना चाहिए, और अभी प्रेजेंट नहीं है, पर जिस समय ऐसा एटॉमिक मास का एलिमेंट मिलेगा उसकी डेंसिटी ये होगी, उसकी ये प्रॉपर्टीज ये होगी।
तो उसको एका एल्यूमिनियम बोल दिया। ऐसे ही सिलिकॉन के नीचे भी एलिमेंट नहीं मिला, तो उसको एका सिलिकॉन बोला और कुछ प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट की। और एक स्कैंडियम के नीचे नहीं मिला, उसको एका, बोरॉन के नीचे नहीं मिला तो उसको एका बोरॉन। मेनली ये तो ज़्यादा पूछते हैं, ये वाला इतना नहीं आता है। तो ये एलिमेंट बाद में जब मिला, मतलब उसे कह सकते हो कि उसके ही लाइफ मतलब उसी समय मिल गया 5-10 साल में। तो ये एलिमेंट जो मिला वो था गैलियम, और ये जो मिला वो था जर्मेनियम। और ये देखा गया कि जो प्रॉपर्टीज उसने प्रिडिक्ट की थी ये बहुत मतलब ऑलमोस्ट प्रॉपर्टीज मैच की। तो एंड दैट वाज सबसे जो इम्पोर्टेंट था, क्योंकि आपने कोई चीज़ प्रिडिक्ट की, आप अवेलेबल भी थी उस समय, मिला भी नहीं था, आपने प्रिडिक्शन पहले किया और जब वो चीज़ मिला वो बहुत कुछ मैच कर गया। तो फिर मन लोगों का नहीं भाई ये जो थॉट है इस थॉट में ही मतलब दम है। तो ये जो चीज़ पहले प्रिडिक्ट की फिर एलिमेंट भी वही मिला, नेचर में है भी, यानी कुछ ना कुछ एलिमेंट्स जो अरेंज हो रहे हैं वो इसी तरीके से। एक एका बोरॉन होता है, तो एका बोरॉन इज कॉल्ड स्कैंडियम, एका बोरॉन प्लस जो कि बोरॉन के नीचे, दैट वाज स्कैंडियम। पर ये दो ज़्यादा पूछे जाते हैं कि एका एल्यूमिनियम कौन सा एलिमेंट था, है मॉडर्न पीरियड टेबल में, और एका सिलिकॉन कौन सा एलिमेंट है उसके जस्ट नीचे। या कभी बोल सकते हैं कोई एलिमेंट एक्स था, उसके नीचे का एलिमेंट अगर उसको मेंडलीव को नहीं मिला होता तो उसको क्या कहा होता, एका एक्स। जस्ट उसको नीचे फॉलो करने, ग्रुप में फॉलो करने वाला एलिमेंट जो अवेलेबल नहीं था, जैसे एल्यूमिनियम के नीचे नहीं था तो ये कॉल्ड इट एका एल्यूमिनियम, सिलिकॉन के नीचे नहीं था तो एका सिलिकॉन, जो कि लेटर जर्मेनियम का आ गया। कोई बोलते हैं भी कोई एलिमेंट एक्स है, उसके जस्ट नीचे वाला एलिमेंट अगर मेंडलीव को नहीं मिलता तो उसको क्या कहते हैं, एका एक्स। तो ये हुआ Mendeleev predicted not only the existence of gallium and germanium, but also described some of their general physical properties. These elements were discovered later. Some of the properties predicted by Mendeleev for these elements and those found experimentally are listed in table. ये दो ये चीज़ एका एल्यूमिनियम जो कि बाद में गैलियम आया, उसने एटॉमिक वेट प्रेडिक्ट किया था 16, मिलने के बाद देखा गया 70, डेंसिटी 5.9, मिलने के बाद मिला 5.94, मेल्टिंग पॉइंट लो तो 302.93 केल्विन इज अ लो मेल्टिंग पॉइंट। हाथ में रखने पे ही गैलियम की प्रॉपर्टी भी होती है, हाथ में रखने पे मिल जाता है, क्योंकि इट इज नथिंग बट 30 डिग्री सेल्सियस। तो जहाँ सब ये 30 डिग्री तो रूम टेम्परेचर ही होता है। P2O3 इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला होना चाहिए विद ऑक्साइड, तो गैलियम के साथ जो ऑक्साइड होता है उसका फॉर्मूला Gl2O3 होता है। फॉर्मूला विद क्लोराइड शुड बी ECl3, तो जब गैलियम से मिला तो फॉर्मूला मेरा Gl होता है। सिमिलरली एका सिलिकॉन प्रेडिक्टेड क्या था 72, जर्मेनियम जब मिला तो 72.6, 5.5 तो मिला 5.36, ऑलमोस्ट सेम। हाई तो 1231, दैट इज रिलेटिवली वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। EO2 इसका वो मिला एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का SiO2 होता है, तो बोला इसके जो है EO2 मिलेगा, वो GO बाद में GO2 देखा गया उसका ऑक्साइडेशन होता है। एंड ECl4 जैसे CCl4, SiCl4, तो ये आपका GeCl4। तो यानी जो प्रेडिक्शंस किए गए ऑलमोस्ट बहुत क्लोज उसी की चीजें। तो ये द बोल्डनेस ऑफ मेंडलीव्स क्वांटिटेटिव प्रेडिक्शंस एंड देयर इवेंचुअल सक्सेस मेड हिम एंड हिज पीरियड टेबल फेमस। तो ये चीज कोई ज़्यादा बाकी मेंडलीव की टेबल कोई यूज नहीं है, मतलब बहुत ही मतलब आज पूछते भी नहीं है। ओनली आपको ये जो कुछ पॉइंट्स हैं
एक तो जो उसने ब्लैक मैसेज छोड़ी, किन के लिए छोड़ी, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, वो एलिमेंट जब मिले तो वो कौन से एलिमेंट थे, और एक वो जो 3 एलिमेंट पेयर वाले थे जिनके लिए एटॉमिक मासेस एक का ज़्यादा था पर रखा उससे पहले प्लेस किया गया। तो आयोडीन, टेलुरियम, कोबाल्ट, निकल और एक और जो, ठीक है ना। तो वो जो 3 पेयर थे, और ये आपके जो 3 पेयर है, आर्गन, पोटेशियम, कोबाल्ट, निकल, टेलुरियम, आयोडीन, और ये अब ये भी जरा सा देखो, लोथर मेयर कर्व। ये देख लो इसको, मतलब इसका जो इस लोथर मेयर कर्व वाले का जो पीडीएफ है, बाकी तो देखो इसको हम लोग इसीलिए इससे ज़्यादा थ्योरेटिकल चैप्टर है, बड़ा सिंपल सा सीधा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आता है जी। आईआईटी में तो बहुत फ्रिक्वेंटली आता भी नहीं, मतलब क्योंकि क्वेश्चन के नंबर कम होता है तो दे डोंट हैव क्वेश्चन एवरी टाइम पूछने के लिए होता ही नहीं। जेई मेन में जरूर हर बार आएगा, एनईटी में हर बार आएगा, और बिल्कुल टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चन, मतलब वो आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। तो इसको सबसे अच्छा पढ़ने का तरीका ये है कि आप एनसीईआरटी, अननेसेसरी आपका डबल वर्क, तो इसीलिए एनसीईआरटी। हाँ, बाकी क्वेश्चंस करते समय कहीं कहीं यहाँ पे आपको हल्का सा एक्सटेंड करना पड़ेगा, वहाँ करेंगे, लेकिन बाकी जो बेसिक थ्योरी है, जहाँ तक जो चीज़ सेम है कि चाहे कहीं से भी पढ़ो एक ही है, तो वहाँ पे एनसीईआरटी से पढ़ो, डबल मेहनत क्यों करना है, स्कूल का भी करना है। अच्छा, ये लेकिन आपके बुक में नहीं है। तो लोथर मेयर का पहले लोथर मेयर्स क्लासिफिकेशन, Lothar Meyer determined the atomic volumes by dividing atomic masses with their densities। तो पहले तो कर्व क्या था, कुछ पॉइंट्स देखो, बाकी मैं तो इस वाले 2-3 पेज का पीडीएफ भेज दूंगा, पर इसमें क्या था, यहाँ पे तो हुई एटॉमिक मासेस और इधर एटॉमिक वॉल्यूम्स। एटॉमिक वॉल्यूम मतलब एटॉमिक मास तो मालूम था ही उस समय, डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो he plotted a graph between increasing atomic numbers on x-axis against their respective atomic volumes for a number of elements जो कि उस समय एग्जिस्ट करते थे। He found the following observation, ये इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं तो यही चीज पूछ लेते हैं। Elements with similar properties occupied similar positions on the curve। ये वही similar properties वालों की similar positions हैं, रिपीट हो रही है, periodic nature। Initially curve goes downward, descends, reaches minimum trough, then goes upward, ascends, reaches peak, crests and so on। मतलब वही पहले नीचे जाएगा, फिर एक मिनिमम पहुंचेगा, फिर वापस बढ़ेगा, फिर पीक जाएगा, फिर एंड सो ऑन, इस तरह का पीरियोडिक नेचर। एल्कली मेटल्स हैविंग लार्जर एटॉमिक वॉल्यूम, जो एल्कली मेटल्स हैं उनके वॉल्यूम रिलेटिवली लार्ज है, मतलब जैसे पीरियड में आना तो ऐसे जा रहा है ना, ये ऐसे मूव किए फिर ऐसे आए, तो जो एल्कली मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दे आर ऑन द पीक्स। Alkali metal having larger atomic volumes occupy the crests, peak को occupy करते हैं। Alkaline earth metals occupy the positions at about the midpoints। मतलब आपने जैसे बढ़ाना शुरू किया तो क्या होगा, पीक से स्टार्ट हुआ और फिर कर्व डिसेंड कर रहा है। जो एल्काइन अर्थ मेटल है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब उस कर्व के मिड में। एंड देन जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो गए डेवलप एलिमेंट्स, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स दे लाई ऑन द ट्रफ। मतलब पहले क्या हुआ, यहाँ से बढ़े, यहाँ पे एल्कली मेटल है,
एटॉमिक नंबर के एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप प्लेस कर रहे हैं। फिर आपने आगे बढ़ाया तो यहाँ पे कहीं मिडिल में कहीं मैग्नीशियम वो आ गया एल्कलाइन अर्थ मेटल, जो इसका लोवेस्ट है वहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट आ गया और फिर इसने असेंड करना शुरू किया। तो जब असेंड करेगा तो जो हेलोजन है वो अगेन हेलोजन ऑक्यूपाई द असेंडिंग पोर्शन ऑफ द कर्व। हेलोजन इस असेंडिंग पोर्शन में आएगा और फिर से यहां पे क्या आ जाएगा, वापस एल्कली मेटल। एल्कली मेटल आया, यहां पे हेलोजन है, हेलोजन एसेंशन में जो आपका वो है एल्काइल मेटल वो डिसेंड होते समय ट्रफ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स और यहाँ पे एल्कली मेटल्स। तो आप अगर एक पीरियड में ही सोचो, क्योंकि एक पीरियड में पहले आपके ये एल्कली एल्काइल मेटल फिर टर्शियरी एलिमेंट आते हैं, उसके बाद फिर पी ब्लॉक एलिमेंट आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि एक पीरियड में पूरा एसेंड ही हो रहा है डिसेंड ही कर रहा है, आधे पीरियड तक चीज़ें डिसेंड कर रही है। टर्शियरी एलिमेंट सबसे लोवेस्ट पार्ट बना रहे हैं और फिर वापस एसेंड होना शुरू हुआ टिल हेलोजन और फिर सबसे एक्सट्रीम पहुंच गया कहाँ पे, अगेन दूसरा वाला उस ग्रुप का एल्कली मेटल्स। तो मतलब ये चीज़ द हेलोजन्स ऑक्यूपाइड द असेंडिंग पोर्शन ऑफ द कर्व, एल्काइल मेटल ऑक्यूपाई द मिडिल ऑफ द कर्व व्हाइल डिसेंडिंग, एल्कली मेटल्स ऑक्यूपाई crest and tertiary elements occupy troughs. Before they are not discovered, that are before inert gases, तो inert gases भी यहीं कहीं आ जाएंगी जब डिस्कवर हुई और फिर एल्कली मेटल आ गया, फिर वापस उस तरीके से। On the basis of these observations, he concluded that the atomic volumes of physical property of the elements are the periodic function of their atomic masses. Initially decreases and then increases in a एक पीरियड में एटॉमिक वॉल्यूम क्या हो, पहले डिक्रीज करेगा एल्कली मेटल्स एल्काइल मेटल्स टर्शियरी एलिमेंट और फिर वापस इंक्रीज करेगा टिल इनर्ट गैसेज और वापस सबसे टॉप पे फिर से दूसरे वाले पीरियड का एल्कली मेटल। It was discarded as it lacks practical utility. तो ये वो देखो ये वो दिखा रहे हैं लिथियम बेरिलियम ये आया, देखो अभी यहाँ पे टर्शियरी एलिमेंट नहीं आया क्योंकि इस वाले पीरियड में टर्शियरी एलिमेंट है ही नहीं। फिर ये वापस सोडियम तक गया, अभी भी नहीं आया। फिर आपके पास टर्शियरी एलिमेंट कब स्टार्ट होगा, कैल्शियम के बाद से। तो लेकिन वो इस वाले में देखो आया, यहाँ पे वैनेडियम आयरन कोबाल्ट यहाँ तक पहुँचा और फिर वापस बढ़ना शुरू। दीज आर टर्शियरी एलिमेंट्स। तो ये आपके जो ट्रफ है वहाँ पे लाई करते हैं, फिर वापस बढ़ा, वापस बढ़ते बढ़ते यहाँ क्या हो गया रुबिडियम, रुबिडियम इज एन एल्कली मेटल। फिर कम हुआ स्ट्रोंशियम, डिसेंडिंग पोर्शन के मिडिल में ये एल्कलाइन अर्थ मेटल है। फिर ये वापस टर्शियरी एलिमेंट्स आ गए और फिर ये बड़ा आयोडीन यहाँ आ गया एंड देन अगेन वहाँ पे सीजियम हो जाएगा। तो इस तरीके इतना याद रहेगा बस। कोई क्वेश्चन वैसे तो 90% तो आएगा ही नहीं, क्योंकि जनरली जेई में जो क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी में जो चीज़ें दी वही आते हैं, पर क्योंकि लोथर में कर्व के बारे में थोड़ी सी बात की तो हो सकता है कभी एक्सटेंड करना तो क्वेश्चन यही आ सकता है कि उसमें कर्व में क्या कर्व था, एटॉमिक वॉल्यूम, मेन कर्व था एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मासेस का, और उसमें पी वर ऑक्यूपाइड बाय एल्कली मेटल्स, मिडिल पोर्शन while descending occupied by the alkyl metals, troughs occupied by the tertiary elements, and while ascending somewhere in the middle, the ascending portion में halogens were found before inert gases, उसका डिस्कॉन्ट था, उसके बाद फिर से अगले वाले पीरियड का एल्कली मेटल्स। जैसे क्वेश्चन ये देखो, ये क्वेश्चन करो, do this question multiple choice, क्या होगा आंसर?
According to Lothar-Meyer's curve, which of the following statement is oblique alternate? The elements having similar properties will occupy the same portion of the curve. Alkyl metals are the peaks of the curve. Wrong. Halogens are the ascending part of the curve. Yes. Atomic volume of the elements in a period initially decreases and then initially decreases, reaches its trough at transition element and then answer is ACN. अब आता है मॉडर्न पीरियोडिक modern periodic law and present form of the periodic. We must bear in mind that when Mendeleev developed his periodic table, chemists knew nothing about the internal structure of atom. However, the beginning of the 20th century, क्योंकि हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में 1908 में रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, 1913 में बोर थ्योरी आई थी, उसके बाद 1920 में पहुँचते पहुँचते स्क्रोडिंगर मॉडल, ये सब वेव मैकेनिक मॉडल आ गया था, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस समय से हम मतलब ये चीज़ जान चुके थे कि एटॉमिक नंबर करके कोई चीज़ है, कॉन्फ़िगरेशन है, फिर ये एस्टेब्लिश किया कि दैट इज़ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी। अच्छा, उसी समय बहुत से एलिमेंट का एटॉमिक नंबर नहीं मालूम थे, तो मोस्ले ने फिजिक्स में आप पढ़ते हुए एक्सेस पढ़ते हुए इक्वेशन, तो उसने जो हैवी एलिमेंट्स होते हैं उन पे जब कैथोड रे स्ट्राइक की जाती है तो वो रेडिएशंस निकलते हैं एंड दैट रेडिएशन बिलोंग टू एक्स-रेज। तो उसमें जो डिफरेंट एलिमेंट जो यूज़ किए हैं, जो टारगेट एलिमेंट था, आप अगर टारगेट एलिमेंट अलग अलग यूज़ करोगे तो उस टारगेट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और निकलने वाली एक्स-रेज का फ्रीक्वेंसी, उनके बीच में एक रेडिएशन ऑब्जर्व किया गया, इसको मोस्लेस लॉ भी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्स-रे एमिटेड वाज ए जेड माइनस बी, वेयर ए एंड बी वर सम कांस्टेंट फॉर अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग होता है। वो डिटेल में आप फिजिक्स में जब एक्स-रे कंसेप्ट ऑफ एक्स-रे भी सिलेबस में केवल IIT के है, बाकी नहीं। टेक्स्ट बुक से आपका पहले था, बता दिया गया फिजिक्स में। तो लेकिन ये फॉर्मूला था, इसमें क्या था, जो एक्स-रेज एमिट हो रही है, जो जितना यहाँ लिखा हुआ है, वी मस्ट bear in mind that when Mendeleev developed his periodic table, chemists knew nothing about the internal structure of atom. However, the beginning of the 20th century witnessed profound developments in theories about subatomic particles. In 1913, the same time, the time when Bohr gave his model postulates, the English physicist Henry Moseley observed regularities in the characteristic X-ray spectrum of the elements. होता क्या है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के जब उनसे एक्स-रे मतलब उसमें क्या होता है, मतलब जिस तरह से हमने देखा कि स्ट्रक्चर एटम ने वन स्पीसीज के लिए देखा था कि भाई हायर ऑर्बिट से लोअर में आना तो एनर्जी एमिट होता है, ऐसे ही क्या होता है कि जब डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स के एलिमेंट है तो उसमें भी जब ये हैवी एलिमेंट होता है, तो सपोज यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक प्रोसेस होती है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। आगे पढ़ोगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर फिजिक्स में, तो क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट कर लेता है और अपने एक प्रोटॉन के संग ये एनिहिलेट होके एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना देगा, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर। हैवी एलिमेंट्स में ऑब्जर्व होते हैं। तो यहाँ एक खाली वैकेंसी आ गई, के शेल करो इसे। अब क्या होगा, ये खाली वैकेंसी आ गई तो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन कोशिश करेगा यहाँ, क्योंकि ये लोअर एनर्जी का है, तो जब ये इधर से इधर आएगा तो यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी,
ये इधर आ जाएगा, और जो एनर्जी डिफरेंस है वो किसी रेडिएशन के फॉर्म में निकलेगा। तो देखा गया कि ये जो रेडिएशन होते हैं उनकी जो वेवलेंथ होती है वो एक्सरेज की जो वेवलेंथ है उसके रीजन में फॉल करती है। तो इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सिस, क्योंकि ये हर एक एलिमेंट ये जेड पे डिपेंड करेगा। एक कॉन्टिन्यूस एक्सिस भी होता है, उसका तरीका ही अलग होता है, लेकिन ये है कैरेक्टरिस्टिक एक्सिस। तो ये जो एक्सिस निकल रही है, जैसे अब ये क्या हुआ, ये जितने भी, जैसे ये आपके पास इधर से इधर आया, यहाँ से यहाँ आया, तो जो भी के में जंप करके आया उसको बोलेंगे के एक्सिस। फिर ये एल खाली हो गया, यहाँ पे जंप करके जो आएगा उसको बोलेंगे एल एक्सिस, एल सीरीज एक्सिस। तो ये एक्सिस अलग अलग एलिमेंट के लिए इनकी वेवलेंथ अलग अलग देखी गई, फ्रीक्वेंसी अलग अलग देखी गई। और ये ऑब्जर्व किया गया कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड एक्सरेज है, इट वाज फाउंड समथिंग ऑफ दिस नेचर, इट इज प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, some constant which was depending on the element। लेकिन ये तो अलग अलग एलिमेंट लिए गए, जैसे अगर एक को रेफरेंस ले लिया तो फिर दूसरा एलिमेंट लिया, उसके फ्रीक्वेंसी को मेजर किया, फ्रीक्वेंसी मालूम है, कांस्टेंट पहले निकाल लिया, तो फिर जेड कैलकुलेट किया गया। तो इस तरह से डिफरेंट जेड, अलग अलग एलिमेंट्स के जेड को इससे कैलकुलेट किया, मतलब इसका मेन पर्पस एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट करने में यूज किया। तो और इसीलिए मतलब और जब एटॉमिक नंबर मिल गए तो उसके हिसाब से फिर हमने ये देखा कि अगर एटॉमिक मास को हटा के एटॉमिक नंबर को बेसिस ले लिया जाए तो जो कुछ प्रॉब्लम्स भी थी कि एटॉमिक मास इसका ज़्यादा है तो पहले रखना पड़ रहा है, वो भी सॉल्व किया। और ये भी देखा गया फिर उस समय तक तो हमें ये भी मिल गया कि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट कि वो तो ज़्यादा एटॉमिक नंबर पे बेस्ड रहता था एटॉमिक मासेस। इवन दिस थिंग कैरेक्टरिस्टिक एक्सेस आर डिपेंडिंग ऑन दिस क्वांटिटी rather than एटॉमिक मास। तो इन सबको छोड़ के इसीलिए उन्होंने जो फाइनल जो मॉडल लॉ बनाया कि नहीं, जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स है rather than एटॉमिक मासेस। तो मोस्टली ऑब्जर्व रेगुलरिटीज इन द कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स, अ प्लॉट ऑफ रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी of X-rays emitted against atomic number gave a straight line and not the plot of root v versus atomic mass. He thereby showed that atomic number is a मतलब इसका प्लॉट लीनियर नहीं था, एटॉमिक नंबर के साथ रिलेशन मिला, उनके से कोई रिलेशनशिप नहीं, अलग अलग एटॉमिक मासेस अलग अलग फ्रीक्वेंसी में कोई चीज़ एक ऐसा नहीं था कोई रिलेशन बना सके। तो एटॉमिक नंबर के साथ there was a linear relationship. He thereby showed that atomic number is a more fundamental property of an element than its atomic mass. Mendeleev's periodic law was therefore accordingly modified. This is known as the modern periodic law, or sometimes Mosley's periodic law भी बोल देते हैं, and it can be stated as the physical and chemical properties of the elements are periodic function of their atomic numbers। बस वो एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर्स आ जाए। अच्छा, अगर वेवलेंथ से रिलेट करना है तो कैसे रिलेट करेंगे? अगर मान लो हमें ये मालूम है, एक तो रिलेशन ही हो गया पहले, फ्रीक्वेंसी वर्सेस जेड, ये कर्व कैसा हुआ? इक्वेशन है ये लेंथ ए बी होगी, क्योंकि माइनस है इसलिए नीचे, और ये जो एंगल थीटा है tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया? स्लोप ए। तो ये रिलेशनशिप एक्स एक्सिस पे या वाई पे एक्स एक्सिस पे
पर इसको हम ऐसे लिखते हैं सी बाई लिख सकते हैं, जैसे नथिंग बट एक्सरेज भी क्या होती है, एक्सरेज आर नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वी कैन यूज न्यू सी बाई लैम्डा, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो आपके पास अगर हम ये देखें ये तो कुछ कांस्टेंट ही है, इसको अगर ऐसे मल्टीप्लाई कर दें रूट सी बाई ए से मल्टीप्लाई कर दे तो ये रूट सी बाई ए, ये आपका केवल बी रह जाएगा। और ये तो देखो अगर यहाँ पे कोई आपसे पूछे कि जेड वर्सेस ये कब कैसा, अगर लैम्डा बढ़ रहा है या जेड अगर ज़्यादा है तो लैम्डा का वैल्यू कम होगा। इसका नेचर अगर मैंने आपको ग्राफ ड्रॉ करना भी सिखाया, इसको वाई मान लें, इसको कुछ कांस्टेंट बाई रूट एक्स मान लें प्लस के डैश मान लें, कर्व का नेचर क्या, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा इसका, के माइनस हाफ एक्स माइनस 3/2 प्लस 0 है ना, के रूट एक्स क्या हुआ, एक्स टू द पावर हाफ, वो क्या हो जाएगा हाफ माइनस हाफ, माइनस हाफ एक्स माइनस हाफ माइनस 1 और प्लस 0, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी माइनस के बाई 2 एक्स क्यूब का रूट। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे एक्स लैम्डा है तो एक्स कान भी नेगेटिव, पर के पॉजिटिव कांस्टेंट, तो ये वैल्यू नेगेटिव होगी। फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग, और फिर से एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या होगा नेगेटिव है, आपके पास क्या हो जाएगा ये एक्स माइनस 3/, ठीक है, ये आपका क्या 1/√। तो अब क्या होगा, फिर से एक बार डिफरेंशिएट करने से क्या होगा माइनस 3/2 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3/2 माइनस 1, तो यानी माइनस 3/2 टू माइनस आप क्या कर देगा प्लस कर देगा, तो सेकेंड डेरिवेटिव सब x के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग, वो डिसाइड करता है डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, और सेकेंड डेरिवेटिव डिसाइड करता है कॉन्केविटी, पॉजिटिव है कॉन्केव अपवर्ड, नेगेटिव कॉन्केव डाउनवर्ड, और स्ट्रेट अगर 0 है तो स्ट्रेट लाइन। तो एक कर्व का नेचर कैसा होना चाहिए डिक्रीजिंग एंड कॉन्केव, ठीक है। तो दिस इज द जेड वर्सेस लैम्डा कर्व। अगर जेड वर्सेस लैम्डा दोनों ऐसे होंगे, जेड वर्सेस लैम्डा भी ऐसे ही होगा, और जेड वर्सेस रूट लैम्डा तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया, वो भी ऐसे। जेड वर्सेस रूट लैम्डा भी ऐसे ही होगा, जेड वर्सेस लैम्डा भी ऐसे। अगर आप रूट लैम्डा को x मानते हो तो रूट x को एक नया वेरिएबल x कहना पड़ेगा। When you are drawing graph y versus x, तो आपने रूट x लिखा, तो यहाँ पे x है। But if you want to take this as a variable, तब क्या होगी, तब तो ये खुद एक x हो गया। There is a difference between this and this, although nature is same। ये है जैसे आपके पास y इक्वल टू k बाई रूट एक्स, और एक है y, तो आपको यहाँ से इक्वेशन यही है, ये ऐसे सोचो y इक्वल टू रूट एक्स,
तो कोई पूछे ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y वर्सेस रूट x, तो ग्राफ क्या है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्लोप 1045। पर कोई मुझे y वर्सेस x ग्राफ बनाओ, तब क्या बनाऊं? अभी आपको जब y वर्सेस रूट x पूछा तो मतलब रूट x क्या हो गया? वो यहाँ पे वेरिएबल हो गया। रूट x इज न्यू x, आप इसको चाहते हैं वेरिएबल x लिख दो ऐसे, रूट x इज x। पर अब आपसे पूछा y वर्सेस x, तो ग्राफ तो यही है पर आपको y वर्सेस x ड्रॉ करना है, तो क्या हो जाएगा? पहला डेरिवेटिव, अब ये लीनियर नहीं है, पहला डेरिवेटिव सपोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ कर रहे हैं, पॉजिटिव हाफ x माइनस हाफ, है ना? x टू 1/2 है तो 1/2 x 1/2 माइनस 1, और सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव, यानी इंक्रीजिंग और कॉन्केव डाउन। तो ये ग्राफ का नेचर ऐसा हो, कोई बोले y रूट x ग्राफ कैसा हो? 0 पे 0, नेचर इज लाइक दिस। ये ग्राफ ऐसा है y वर्सेस x व्हेन इक्वेशन इज दिस। अब इसी अगर ये y वर्सेस रूट x बताओ, तो रूट x इज आप ऐसे कंफ्यूज क्या हो, x लिखा हुआ है, मान लो कोई v इक्वल टू रूट p लिखा हुआ, कोई बोले v वर्सेस p का बताओ, तो p हो गया x, v लिखो, v वर्सेस रूट p बताओ, तो क्या लिखोगे? रूट p को x लिखो, लीनियर नहीं। आप इसलिए कहते हो कि यहाँ x लिखा है तो आपको लगेगा कि रूट x ही x कैसे हो गया, तो वो एक वेरिएबल बन जाए, ठीक है ना? तो ये चीज, ये कर्व इनके वेवलेंथ के संग हो गए। ये क्वेश्चन करो, डू दिस नाउ। लिख लो। OX की भाई आपकी इक्वेशन क्या होती है? ये है AZ माइनस, तो यहाँ पे स्लोप कितना है? 1040। स्लोप की वैल्यू इस इक्वेशन में क्या होगा? ये y है, ये x है, तो ये mx हुआ, और ये इंटरसेप्ट c y इंटरसेप्ट। तो स्लोप को होता है tan थीटा, तो tan 45 इज a, यानी a इक्वल टू, और इंटरसेप्ट कितना दिया है?
-1 यानी -AB, C की वैल्यू -AB इक्वल टू A को ऑलरेडी निकाल चुके हो, B की वैल्यू क्या होगी? तो आपकी इक्वेशन क्या होगी? ये होगी A1 B1 AB B1। तो ये इक्वेशन आपको क्या पूछा है? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी में एटॉमिक नंबर इज 51? एटॉमिक नंबर का 51 तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? पहले तो ये हो जाएगी 50, तो ये इसका स्क्वायर करने पे 2500 और यूनिट पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी तो क्या होती है? पर सेकंड। सबसे पहले आप जो आपके पास ये दिया हुआ है, तो आपने फर्स्ट इस इक्वेशन को लिखा, ये फॉर्मेट है जिसमें ये स्लोप है 1045 विच इज A, इससे A की वैल्यू आ गई, और इंटरसेप्ट है -AB जो कि -1 दिया हुआ है, तो इससे A तो ऑलरेडी मिल चुका है, B मिल गया, तो इक्वेशन कंप्लीट हो गई आपकी ऐसी फॉर्म। और फिर Z दिया, वेवलेंथ चाहिए तो न्यू इक्वल टू C बाई C इक्वल टू 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट, तो लैम्डा Z। The periodic law revealed important analogies among 94 naturally occurring elements. Neptunium and plutonium, like actinium, protactinium, are also found in pitchblende and ore of uranium. It is stimulated renewed interest in inorganic chemistry and has carried into the present with the creation of artificially produced short-lived elements. You may recall that atomic number is equal to the nuclear charge, that is number of protons or the number of electrons in a neutral atom. It is then easy to visualize the significance of quantum numbers and electronic configuration periodicity of elements. In fact, it is now recognized that the periodic law is essentially the consequence of the periodic variation in electronic configuration. मेनली पीरियडिक लॉ क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपस में रिपीट करता है, जैसे जितने भी लिथियम है, लिथियम का क्या है 1s2 2s1 3 होता है एटॉमिक नंबर, सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1 2d तो होता ही नहीं है, आप चाहे तो ऑफ बोर्ड रूल से बना के देखो तब भी आएगा। तो ये 2s1 है, ये 3s1 है। पोटेशियम 2p6 फिर 3s2 3p6, अब कहाँ जाएगा? 3d होता है, हमने पढ़ा है 3d से पहले। तो ये अल्कली मेटल्स ये ग्रुप में क्यों है? इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिमिलरनेस, अल्टीमेटली इट बॉइल्स डाउन टू सिमिलरनेस इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि कोई एलिमेंट किसी से कंबाइन कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, कोई बॉन्ड बना रहा है, हम देखेंगे आगे सब कुछ बहुत कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ही डिपेंड है।
एक इलेक्ट्रॉन है, इजीली जा सकता है। तो लिथियम का भी इजीली जा सकता है, सोडियम का भी इजीली जाएगा, तो उसकी बिहेवियर एक जैसा होगी। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जाके इनर्ट गैस बन जाएंगे सबके सब, तो इनके लिए एक यूज़ करना आसान है, सबकी प्रॉपर्टी में कुछ कॉमननेस आ गई। तो ये है, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पे डिपेंड कर रहा है एटॉमिक नंबर पे। तो यानी अल्टीमेटली एटॉमिक नंबर ही ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। Numerous forms of periodic table have been devised from time to time. Some forms emphasize chemical reactions and balance, whereas others stress the electronic configuration elements. A modern version, the so-called long form of the periodic table of the element, is the most convenient and widely used. The horizontal rows, which Mendeleev called series, are called periods, and the vertical columns called groups. Elements having similar outer electronic configuration in their atoms are arranged in vertical columns. जिनके outer electronic configuration same है, उनकी properties में बहुत similarness होगी, they are arranged in a group, vertical column. एक एलिमेंट का पीरियड कैसे डिसाइड होता है? उस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने में जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यूज होता है, दैट इज इट्स पीरियड। जैसे लिथियम 1s2 2s1, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा यूज हाईएस्ट? 2, उसका पीरियड 2 है। तो दो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सब में क्या है? सब में 2 से ज़्यादा नहीं जाता है, क्योंकि आपके पास पहले जो सेकंड शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हो? सेकंड शेल की कैन कीप मैक्सिमम हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 8। स्टार्ट होता है 1s2 2s1 लिथियम, यानी इसीलिए सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? 8 एलिमेंट्स हैं। डी होता ही नहीं है सेकंड शेल। थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट हैं? अब थर्ड पीरियड में थर्ड शेल में कितने होते हैं? थर्ड शेल में 3d भी होता है, 3s2 3p6 3d10 होता है, तो 10 टोटल इलेक्ट्रॉन्स 18 हो सकते हैं। लेकिन थर्ड पीरियड में हमने देखा कि एलिमेंट केवल 8 ही होते हैं। क्यों? क्योंकि आप जब 3p6 कर लोगे तो 3d पहले नहीं करता, पहले क्या बनता है? 4s, और जैसे ही 4s हो गया तो कौन से पीरियड को बिलोंग करेगा? एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में जो सबसे हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वहाँ यूज हुआ है, दैट इज इट्स पीरियड। तो आपके पास जब आप कैल्शियम लिखते हो या पोटेशियम का पीरियड क्या होगा? पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 नहीं होता, 4s1 होता है, तो इसका पीरियड 4। कैल्शियम भी 4 हो गया। स्कैंडियम 21 वाला कहाँ आता है? 4s2 3d1, लेकिन पीरियड 4 ही। फोर्थ पीरियड में पहली बार टी सीरीज स्टार्ट होती है। 3d सीरीज का पीरियड 3rd नहीं होता, 3d सीरीज का पीरियड 4 होता है, क्योंकि 4s के बाद 3d आता है। तो एक तो ये हो गया। अच्छा, लास्ट इलेक्ट्रॉन जहाँ इंटर करता है जिस सब शेल में, उसके हिसाब से ग्रुप डिसाइड होता है। जो भी एस ब्लॉक एलिमेंट है, लिथियम 1s2 2s1, बेरिलियम 1s2 2s2, सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन बोलते हैं डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, वो जिस डी पी या एफ या एस में जाएगा उसके हिसाब से ब्लॉक डिसाइड, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक, वो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट। तो रिफर टू एज ग्रुप्स और फैमिलीज, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी ही सबसे ज़्यादा कॉमन होती है, तो उसको एक ग्रुप या फैमिली बोल देते हैं। हेलोजन फैमिली, हेलोजन में जैसे फ्लोरीन है Z9, फ्लोरीन का होता है 1s2 2p5। क्लोरीन का क्या होता है? 1s2 2s2 2p6
3s2 3p5 17, तो सब में वही लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन लास्ट में जाकर है पी में, तो पी ब्लॉक को बिलोंग करते हैं। तो हेलोजन फैमिली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका जनरल होता है NH2 NP5। N जो होगा वो उसका पेयर हो जाएगा। फ्लोरीन के लिए N क्या है 2, तो ये सेकेंड पेयर। फ्लोरीन के लिए लास्ट वाला क्या हुआ 3s2 3p5 फोर्थ। ब्रोमीन का 5s2 5p5, आयोडीन का 6s2 6p5, सबका एग्जाम। और 1s2 1p5 तो होता ही नहीं है, इसलिए फर्स्ट पीरियड में हेलोजन फैमिली कोई मेंबर नहीं है। फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट हो सकते हैं 2, क्योंकि 1s1 1s2 2 ही। अब पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं 2 ही एलिमेंट हो सकते हैं। According to the recommendation of International Union of Pure Applied Chemistry (IUPAC), the groups are numbered from, एक्चुअली पहले ग्रुप की नंबरिंग ऐसे भी करते थे कि 1 2, फिर जैसे 1A 2A, फिर टाइशेम को 2B मतलब B ग्रुप बोल देते थे। लेकिन नया कन्वेंशन कहता है कि जो 18 ग्रुप्स हैं उन्हें 1 से लेके 18 तक नंबर करो। अब पीरियड्स 7 हैं, तो इन 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स में we can place maximum 118 elements। अगर 119 एटॉमिक नंबर का एलिमेंट मिलेगा जो अभी नहीं मिला है, तो वो एलिमेंट के लिए हमको 8th पीरियड जनरेट करना है। पर 118 एटॉमिक नंबर तक एलिमेंट्स इन 7 पीरियड और 18 में अरेंज होता है। उन्हीं में F ब्लॉक भी है, P ब्लॉक आगे पढ़ेंगे जब आगे बढ़ेंगे, तो P ब्लॉक S ब्लॉक, उन्हीं में S ब्लॉक P ब्लॉक F ब्लॉक D ब्लॉक है। G अभी तक कोई एलिमेंट ऐसा नहीं मिला जिसमें G के अंदर जाने की जरूरत पड़े। अगर 120 तक तो ऐसे ही चल जाएगा, 121 अगर मिलेगा तो वहाँ पे हमें G ब्लॉक स्टार्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू F ब्लॉक। अभी एलिमेंट ही नहीं मिला तो कुछ हाइपोथेटिकल बात है। There are altogether 7 periods. The period number corresponds to the highest, मैं जो देता, the period number corresponds to the highest principal quantum number n of the elements in the period. The first period contains 2 elements. Second period contains 8 elements. Third period contains 8 elements. Fourth and fifth contains 18 elements. Sixth and seventh contains 32, 2, 2, 8, 8, 18, 18, 32. First period, second is called the shortest period. This is called short period. These are called long periods, and this is longest. The seventh period is incomplete. अब इनकम्प्लीट नहीं है, मतलब बुक में लिखा हुआ है आपके आंसर, लेकिन अभी ऑलमोस्ट एलिमेंट्स मिल जो होगा लगा कि 92 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर के एलिमेंट बहुत कम स्टेबल होते हैं, उनकी एग्जिस्टेंस का जो टाइम होता है बहुत शॉर्ट होता है, मोस्टली सबके सब रेडियो एक्टिव। The self union like the sixth period would have a theoretical maximum on the basis of quantum numbers of 32 elements. In this form of the period table, 14 elements of both 6th and 7th periods, lengthenoid and actinoid, ये सब हम जब डिस्कस करेंगे अगले क्लास में, क्योंकि वो लोग पूरा लेके, are placed in separate panels at the bottom. तो ये टेबल हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब एक ये चीज देखो, नोमेनक्लेचर। जैसे जो 100 से कम एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स हैं उनका तो नाम IUPAC ने दे दिया। मेटल के नेम यूजुअली EM के संग एंड होते हैं, नॉन मेटल में आगे EM नहीं लगता। कैल्शियम मेटल है EM, और बोरॉन नॉन मेटल है, तो उसमें जितने भी मेटल्स हैं उसके एंड नेम एंड विद EM। तो
जब जैसे जैसे नए एलिमेंट मतलब इवन केमिस्ट ने एटॉमिक नंबर 100 या उसके बियॉन्ड भी एलिमेंट्स डिस्कवर किए, तो प्रॉब्लम ये हो गई कि एक तो उनकी एग्जिस्टेंस बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, तो जब तक उन्होंने एलिमेंट डिस्कवर कर दिया, खुश भी हो लिया, सब कुछ हो लिए, IUPAC चेक करने आया तो फिर दूसरी हम मिला भी नहीं, बना ही नहीं था, और पुराना तो गायब भी हो चुका, खत्म भी हो चुका था, डीके हो गया था। तो द नेमिंग ऑफ द न्यू एलिमेंट्स हैड बीन ट्रेडिशनली द प्रिविलेज ऑफ द डिस्कवरर और डिस्कवरर्स, एंड द सजेस्टेड नेम वाज ratified by IUPAC. In recent years, this has led to some controversy. The new elements with very high atomic numbers are so unstable that only minute quantities, sometimes only a few atoms of them are obtained. Their synthesis and characterization therefore require highly sophisticated, costly equipment and laboratory. Such work is carried out with competitive speed only in some laboratories in the world. Scientists, before collecting the reliable data on the new element, at times get tempted to claim for its discovery. For example, both American and Soviet scientists claim credit for discovering element 104, जिसका क्या नंबर है. The Americans named it Rutherfordium, whereas Soviets named it Purchetovium. To avoid such problems, the IUPAC has made recommendation that until a new element's discovery is proved and its name is officially recognized, a systematic nomenclature be derived directly from the atomic number of the element. मतलब 100 के बियॉन्ड जिनका एटॉमिक नंबर है उनके लिए वो रूल फॉलो करना है बेस्ड ऑन द नंबर सिस्टम, रेदर देन उसमें कोई ऐसा नहीं है कि अपने मन से कोई नंबर. अब बाद में सबके नाम दे दिए गए, और जब उसका एग्जिस्टेंस प्रूव हो जाता है, IUPAC ने देख लिया, तो फिर जनरली जो 100 या उसके ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं ज़्यादातर उनके नाम साइंटिस्ट के नेम पे ही दिए गए जिन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम या फिर पीरियोडिक टेबल में कुछ काम किया है. तो उनको, क्योंकि आप देखो तो शुरुआत वाले नाम जो है वो ऐसे साइंटिस्ट के नेम नहीं है, लेकिन जो लेटर हायर नाम है वो साइंटिस्ट के नेम पे बेस्ड है, पर उसको IUPAC देगा. IUPAC ने हम आप अपने मन से डिसाइड, जब तक ये फिक्स नहीं आता तब तक नॉमेनक्लेचर है. नॉमेनक्लेचर किस पे बेस्ड है? नंबर सिस्टम पे 0 1 2 3 4 5 6. 0 के लिए हम यूज करते हैं नहीं, 1 के लिए बाई, ट्राई. अच्छा, ऑर्गेनिक में जब 4 यूज करेंगे तो टेट्रा यूज करेंगे. 4 के लिए टेट्रा भी बहुत यूज होता है, लेकिन यहाँ पे हमको सिंपल भी देना है, तो हम ये नहीं चाहते कि किसी भी वर्ड का पहला लेटर एक जैसा. तो ट्राई में 3 यूज हो चुका है, तो वी वांट टू अवॉइड टी. तो अब 4 के लिए दूसरा क्या यूज करते हो? क्वाड्रिलेटरल के लिए तो क्वाड. पेन, हेक्स. ऑर्गेनिक में 7 के लिए हेप्टी यूज होता है, लेकिन अगेन यहाँ पे H कॉमन हो जाएगा, तो इधर 7 के लिए यूज करते हैं सेल. और 9 के लिए ऑर्गेनिक में नॉन यूज होता है, NO है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी नील में N है, तो इसके लिए यूज करते हैं N. अब ये तो हो गया ये चीज. अच्छा, जितने भी एटॉमिक नंबर 100 से बियॉन्ड वाले एलिमेंट हैं, दे आर डेफिनेटली मेटल्स. जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है मेटल, वो मेटल हो जाते हैं. तो इवन 80 से ऊपर वाले ही सब मेटल हैं, तो इसलिए बोले ये सब मेटल्स तो है. और मेटल का नाम एंड विथ EM. अब जैसे 101, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नील अनिल अनिल. 117 सेप्टियम. 119
एनियम 120 अन बाई नीलियम ऐसा। तो ये और सिंबल कैसे देंगे, जैसे 101 है तो ये तो इनके जो नेम यूज होते हैं उनका फर्स्ट लेटर, तो पहला कैपिटल यू, फिर एन दिल के, और ये फिर 101 का सिंबल क्या होगा, यू एन ई। 120 का सिंबल क्या हो जाएगा, अन बी, और ये यू बी है। 114 क्या नाम होगा, अन क्वाडियम, यू एन क्यू यू ए डी आई यू एन। सिंबल कैपिटल यू, स्मॉल क्यू, यू यू क्यू। ठीक है, तो ये 113 अन ट्राइयम, यू एन टी आर आई यू एन, आई एक वाई लिख देगा, ट्राई और आई एम का कंबाइन कर देगा। और सिंबल यू यू टी, यू कैपिटल यू टी। 105 अनिल पेंटियम, अनिल पेंटियम, यू एन ई, यू कैपिटल। तो ये इनका लिखने का नियम है। अब ऑलमोस्ट सबके नाम दे भी दिए गए, ऐसी बात नहीं, जैसे ये याद नहीं करना, जैसे ये देखिए वो नेम हो गए। और यहाँ पे बुक में कहीं अगर कंप्लीट कर नहीं कर तो शायद हो सकता है नए वाले में कंप्लीट भी। मेरे पास ये पुराने एडिशन का PDF मेंडिलियम 101, नोबिलियम है ना, पूरा है क्या है ना, ये लिखा हुआ शायद नियोनियम बोला, देखो बुक में ही वहाँ पर मैं तो लिखा है पर वहाँ पे है। हाँ, तो तुम्हारे पास बुक में है ही। तो ये जो नाम अब इसके सबके ये एब्रीवेटेड नेम है, सिंबल है, ये IUPAC नोमेनक्लेचर वाला है, पर अब ऑलमोस्ट सबको नाम सबका दे ही दिया। ये सब मेनली नेम साइंटिस्ट पे ही बेस्ड है। तो ये 118 अन ऑक्टियम, तो यहाँ पे देखिए जैसे आपके पास ये अन जब बाई और ईएम होगा, अगर दो आई मिल जाएंगे तो एक ही आई को, अब एक आई को ओमिट कर। हाँ, जैसे यहाँ पे इसमें हो गया, तो आपके पास और भी कहीं हो, तो और कहाँ पे ऐसा नहीं है क्या, ट्राई में भी है, ट्राई में भी देखो बाकी तो दिक्कत नहीं हो रही है। एक्सियम, सेप्टियम, ऑक्टियम, एनियम, सही, बाकी अनिल, ये सही, बाकी 111 अन नियम, नियम, ठीक है। नोमेनक्लेचर तो हो गया, कई का क्वेश्चन इस पर भी आ जाता है जेई में, इसलिए मतलब इतना फालतू चीज़ भी नहीं है, तो काम का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली जेई में NET के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है।